नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को बायोलॉजी के 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर वाले में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखो और सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करो। हो सकता है कि जी आपको 1-2 प्रश्न पहले से याद होगा, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और जो नहीं याद है उसको आप लोग ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको ऐसा ही और भी बाकी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग का नाम लिखे। दोस्तों विटामिन ए की कमी से बहुत सारे रोग होता है, लेकिन जो भी आपको याद होगा वो आप लोग लिख देना, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैंने लिखा कि विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग रतौंधी है, जिसके कारण दोस्तों रात में दिखने में मुश्किल होता है, वही रतौंधी होता है, ठीक है ना। जो रात में दिखने में हम लोग को मुश्किल होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं रतौंधी की बीमारी, ठीक है। तो याद रखना, ये आपका पहला प्रश्न का आंसर हुआ, बहुत छोटा है, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आपका बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ना कि परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे। देखो क्या होता है ना, हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति का बात सुनते हैं ना तो बहुत ही जल्द हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और वैसे ही जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना तो ये बहुत जल्द याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम उत्तर में लिखेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसको हम लोग वाहिका तंत्र भी बोलते हैं, इसको हम वाहिका तंत्र भी बोल सकते हैं। तो परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात कराता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है। इससे क्या होता है, जो भी रोगें होती है ना उससे शरीर की रक्षा होती है, तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। अर्थात दूसरी भाषा में हम कहें तो परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिकाओं से बना होता है, जो रक्त को हृदय से दूर और हृदय की ओर ले जाता है। आप इसको 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला तो आपका परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसमें मैंने 2 लगा रखा है, जो कि आपको जो भी आसान लगे उसको आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न बनता है कि विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बना, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान शब्द में हम लोग देंगे, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। दोस्तों हम अपनी भाषा में आपको बताएं कि विषमपोषी पोषण किसे कहेंगे, तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव खुद भोजन न बनाकर किसी अन्य दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हरे पौधे, तो हरे पौधे आपका विषमपोषी पोषण हुआ। और दोस्तों हरे पौधे के अलावा मनुष्य भी हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य भी कभी कभी अन्य जीवों पर भी आश्रित रहते हैं। और जो हमारे प्राणी होते हैं ना, जिसको हम प्राणी में ले सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, विषमपोषी पोषण होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया हरे पौधे विषमपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। और आपको पता ही होगा कि किन किन जीवों पर आश्रित रहते हैं। अब देखिए, क्योंकि अगर हम किसी पौधे को हम लोग लगा रहे हैं, अगर उसमें हम खाद पानी या फिर उसकी सुरक्षा ना करें तो वो अपने आप नहीं बढ़ सकता है, जैसे आप लोग समझ सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, मुकुलन क्या है। दोस्तों मुकुलन क्या है, आप लोगों को यहाँ पर आपको पूरे विस्तारित रूप से समझने को मिलेगा। तो उत्तर में दोस्तों मैंने लिखा मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन क्या है, तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने का फलस्वरूप होता है, उसके फलस्वरूप होता है। अब दोस्तों मुकुलन का मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। आप एग्जाम्पल जरूर लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ना 2 में से आधे मार्क्स आपको एग्जाम्पल से ही देता है, ठीक है। क्योंकि वो जानना चाहता है एग्जामिनर कि आप जो परिभाषा लिखे हैं उस परिभाषा को समझते हो कि नहीं समझते हो। वो एग्जाम्पल से ही जांच लेगा, अगर एग्जाम्पल सही हुआ तो वो पूरा ये चेक नहीं करने जाएगा कि आप क्या लिखे हो, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देना। अब देखिए अगला आपका प्रश्न बनता है 5 नंबर। ये प्रश्न है कि बताओ उत्पादक किसे कहेंगे, यानी कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल भाषा में दोस्तों मैंने आप लोगों को एक परिभाषा बताया कि वे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से
सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दो नया चीज़ आता है, एक आता है अकार्बनिक पदार्थ और एक आता है दोस्तों कार्बनिक पदार्थ। याद करो मैंने प्रकाश संश्लेषण में आप लोगों को बताया था कार्बनिक भोजन किसे कहते हैं, अकार्बनिक भोजन किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था अकार्बनिक भोजन उसे कहते हैं जो मतलब कि स्वयं भोजन नहीं बनाता है ना। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ समझ गए आप, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। ये प्रश्न है कि पोषी स्तर क्या है, पोषी स्तर किसे कहते हैं, पोषी स्तर किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ध्यान से समझना, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है, और इसी आहार श्रृंखला को हम लोग प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर कहलाता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जो भी जीव होते हैं और उसकी जो आहार श्रृंखला होती है ना, जो उसकी श्रृंखलाएं होती है वो हमारा आहार श्रृंखला कहलाती है, और इसी आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर कहलाता है, ठीक है ना। तो सिंपल से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न आपका बनता है 7 नंबर। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो मैंने दोस्तों उत्तर में लिखा 4 को, मैंने उत्तर में चीज़ लिखा, और चारों में से दोस्तों अगर आपको 2 भी याद हो जाता है ना तो आप एग्जाम में लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा वन वायुमंडल में जो वन होता है ना, वन यानी कि जंगल, समझते हो ना, वन यानी कि जंगल। तो आप बोल सकते हो वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। यानी कि जंगल जो होता है ना, पेड़ पौधे जिसमें होते हैं, वन जो है ना, वो वायुमंडल में क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। और साथ में दोस्तों वन्य जीवों का आश्रय स्थल है भी है, वन्य क्या है, जीवों का आश्रय स्थल भी, यानी कि हमारा आश्रय स्थल क्या है, तो वन्य है। अगला मैंने आपके लिए लिखा, यह स्थलीय आहार श्रृंखला को बनाए रखने में सहायता करता है, और साथ में दोस्तों यह प्राणी जगत की जातियों को भी बनाए रखने में सहायता करता है। बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न बनता है 8 नंबर। यह प्रश्न बनता है कि तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, तंत्रिका ऊतक जो होता है ना वो कैसे क्रिया करता है। तो देखो ध्यान से समझो, शरीर के किसी भाग से प्राप्त सूचनाएं तंत्रिका कोशिका द्वारा एक से दूसरे कोशिकाओं में आते हुए मेरुरज्जु तक पहुंचता है, और मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क को सूचना पहुंचाने पर अनुक्रिया होती है, ठीक है। तो यही हमारा परिभाषा हो जाएगा तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न बनता है 9 नंबर। इस प्रश्न का भी आप उत्तर अपने मन से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ वाला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन सा परिवर्तन लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप पर्यावरण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो आप अपनी आदतों में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। तो मैंने लिखा पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम अपने आदतों में निम्नलिखित परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे दोस्तों नए वृक्षारोपण करेंगे, साथ में दोस्तों कूड़े कचरे का ध्यान वैज्ञानिक तरीके से रखेंगे, जो भी मतलब कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया है कि कूड़े कचरे का इस्तेमाल कैसे आपको करना है वो हम आदतें लगाएंगे, ठीक है। और साथ में दोस्तों प्रदूषण कम करने की हम लोग कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना हम लोग कोशिश करेंगे, तब जाकर हम लोग पर्यावरण मित्र बना पाएंगे। अगर पर्यावरण हमारा ख्याल नहीं रखेगा तो आखिर में कौन रखेगा। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपका अंतिम प्रश्न आता है 10 नंबर। ये भी दोस्तों प्रश्न का उत्तर चाहो तो आप दे सकते हो, क्योंकि ये भी उसी से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि अपने विद्यालय को पर्यावरण अनुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव दे। आपको मात्र 2 ही सुझाव देना है कि आप अपने विद्यालय में, जैसे कि नहीं है अभी मैंने 9 नंबर क्वेश्चन बताया कि पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप कौन कौन सी आदतों को मतलब कि आदत अपनाएंगे, वैसे ही दोस्तों ये भी प्रश्न है कि अपने विद्यालय को पर्यावरण अनुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव दे। तो दोस्तों मैंने लिखा विद्यालय में वृक्षारोपण करेंगे। सबसे पहले दोस्तों विद्यालय के चारों तरफ हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और विभिन्न प्रकार के फूल एवं पौधे लगाकर पर्यावरणुकूलित बनाए जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों विद्यालय को पर्यावरणुकूलित कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो विद्यालय में हम वृक्षारोपण करेंगे और विभिन्न प्रकार के कलर के फूल एवं पौधे हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसके अलावा दोस्तों विद्यालय की साफ सफाई करके भी आप पर्यावरणुकूलित बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग कर सकते हो अपने मन से, और अपने मन से भी लिख सकते हो। ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बस आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझना फिर लिखना है, ठीक है।
तो ये मैंने 10 क्वेश्चन कराया। अब बताओ कि ये 10 क्वेश्चन में कितना प्रश्न आपको याद था, और क्या ये आपको अच्छा लगा वीडियो देखकर कि हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मज़ेदार लगा। अगर आप लोग को लगा तो कमेंट करके ज़रूर कुछ ना कुछ बताइएगा, चाहे आप कुछ भी लिखिए लेकिन अच्छा कमेंट जरूर करिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके।